मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने लेसन कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के अंदर अपने पहले जो वीडियो है उसके अंदर उसके यूजेस पढ़ रहे थे। उस यूजेस में एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट यूज है कर्ड मेकिंग के अंदर, सेकंड है ब्रेड मेकिंग के अंदर, थर्ड था कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज में हम बनाते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन के थ्रू, और अल्कोहल से फिर एसिटिक एसिड या विनेगर, एसिटिक एसिड या विनेगर, और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए एसिटोबैक्टर का यूज किया जाता है। एसिटोबैक्टर क्या है? एक बैक्टीरिया का नेम है। अब आता है जो नेक्स्ट है इसका यूज, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। काफी इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन के अंदर जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज क्या है? तो उसमें सबसे पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती हैं, जो हम इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है तो हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल डिजीज, यानी किसी पर्सन को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अंदर एंटीबायोटिक्स है वो दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स है वो किससे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कौन से दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होता है? नंबर 1 फंगस, नंबर 2 बैक्टीरिया। नंबर 1 है फंगस, नंबर 2 बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और फंगस जो है वो एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करने में काम में आते हैं। अब फंगस कौन सा? फंगस का अगर हम बात करें फंगस की तो एंटीबायोटिक्स बनाने के काम में आता है। कौन सा फंगस है? पेनिसिलियम। क्या नाम है फंगस का? पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम फंगस से क्या बनता है? पेनिसिलिन बनता है। क्या बनता है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक तरीके का एंटीबायोटिक्स है। और पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम एक तरीके का फंगस है। और पेनिसिलिन सबसे पहले बनने वाली एंटीबायोटिक्स थी। और इस एंटीबायोटिक्स को बनाया किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1929 के अंदर। अब जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इसने कैसे बनाया? इसने फंगस का कल्चर किया हुआ था। कल्चर का मतलब लैब में बना रखा था फंगस, और कुछ बैक्टीरिया थे उसके पास। बाय चांस जो फंगस है, यानी फंगस का कुछ पार्ट उन बैक्टीरिया के बीच में गिर गया तो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक गई। तो उसको आइडिया आया एंटीबायोटिक्स बनाने का कि एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं बैक्टीरियल डिजीज के अंदर तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, और उससे हमारा इन्फेक्शन भी क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसके अलावा बहुत से बैक्टीरिया हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन और इसके एमोक्सिलिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं जो फंगस से ना बनके किससे बनती हैं? बैक्टीरिया से बनती हैं। अब बात आती है कि जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीज में हमें नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर है वो वायरल डिजीज के अंदर नहीं भी लिखते हैं, ओनली बैक्टीरियल डिजीज के अंदर एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब हो गया, एंटीबायोटिक्स का मतलब बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का एंटी काम करने वाला, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला। यानी ओनली वायरल डिजीज के अंदर ये काम बिल्कुल भी नहीं करते। ओनली बैक्टीरियल डिजीज है उसमें एंटीबायोटिक्स है वो काम करते हैं। अब आता है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए एंटीबायोटिक्स लेते टाइम। नंबर 1, बिना काम के हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, अगर हमें इन्फेक्शन है तो प्रॉपर डोज एंटीबायोटिक्स की होनी चाहिए। प्रॉपर डोज यानी सही सही अमाउंट में, ना कम ना बहुत ज्यादा। डॉक्टर्स को वो डोज है वो पता होती है। उतनी डोज का अगर हम एंटीबायोटिक्स लेंगे तो हमारी डिजीज है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी।
ठीक है। और वायरल डिजीज के अंदर एंटीबायोटिक्स है वो हमें नहीं लेना चाहिए। और इस तरीके से ये एक मेडिसिनल यूज हो गया किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्या फॉर्मेशन करने के अंदर, एंटीबायोटिक्स बनाने के अंदर। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया से और फंगस से बनाया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वैक्सीन है। वैक्सीन के अंदर अपने बात कर रहे हैं कि व्हाट इज वैक्सीन, वैक्सीन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीन की। स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट पार्टिकुलर डिजीज, यानी एक स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन है, वो मेडिसिन हम लेते हैं, वो चाहे इंजेक्शन के थ्रू हो या अपने माउथ से मेडिसिन की फॉर्म में लेते हैं, और वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, किसी पार्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट हमें लड़ने की पावर देती है। वो डिजीज हमें इन फ्यूचर नहीं होगी, उसे हम क्या कहते हैं, वैक्सीन। और वैक्सीन देने को, छोटे बच्चों को वैक्सीन जब दी जाती है उसे वैक्सीनेशन कहा जाता है। यानी वैक्सीन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है पार्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट। सबसे पहली जो वैक्सीन बनी वो स्मॉल पॉक्स की थी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जिनर ने 1798 के अंदर इसका क्या किया था, फॉर्मेशन किया था। कौन सी वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स। और इसके अलावा आप लोगों ने भी जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, यानी पोलियो डिजीज के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी देती है, वो 5 ईयर तक के बच्चों को पिलाई जाती है। उस वैक्सीन के अंदर होता क्या है, अगर वो वायरल डिजीज की, आप ढंग से सुने इस बात को, अगर वो वायरल डिजीज के अगेंस्ट हमारी वैक्सीन है तो उस वैक्सीन में कम पावर का वायरस डाल दिया जाता है जो कि उस डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। जैसे पोलियो का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो वायरस है, ठीक है। तो पोलियो की वैक्सीन बनाने के लिए पोलियो के वायरस का ही यूज किया जाता है, लेकिन वो क्या होता है, कम पावर का कर दिया जाता है, यानी लैब में ले जाके उसे कम पावर का कर दिया। और अब उस बच्चे के अंदर वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है बॉडी के अंदर, ये बॉडी है, इसके अंदर वैक्सीन हमने इंट्रोड्यूस करवा दी। अब जैसे ही कम पावर का वायरस, पोलियो का वायरस बॉडी में जाता है तो बच्चे की जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडी भी कहते हैं, वो बन जाते हैं। वायरस है वो कम पावर का है तो सारी व्हाइट ब्लड सेल उस वायरस को मार देती हैं और बच्चे को पोलियो नहीं होता। और ये जो एंटीबॉडी है अब ये पूरी लाइफ उस बच्चे के अंदर एक्टिव रहेंगी। अब कभी भी ओरिजिनल पोलियो का वायरस अगर उस बच्चे की बॉडी में एंटर होता है तो पहले से ही उसकी इम्यूनिटी प्रिपेयर्ड है, एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड है, वो उस वायरस को अफेक्ट करने से पहले ही मार देंगे, जिससे उस बच्चे की जो बॉडी है वो पोलियो से अफेक्ट नहीं होगी। इसके अलावा अगर बैक्टीरियल डिजीज है उसकी हमें वैक्सीन बनानी है तो भी उसके अंदर भी क्या है, कम पावर का बैक्टीरिया यूज किया जाता है, वो उसी डिजीज का होता है और कम पावर के बैक्टीरिया को बॉडी में डाला जाता है। बॉडी के अंदर कम पावर के बैक्टीरिया से जो एंटीबॉडी या इम्यूनिटी या व्हाइट ब्लड सेल है वो एक्टिव हो जाते हैं, उस बैक्टीरिया को मार देते हैं। वो एंटीबॉडी या इम्यूनिटी पूरी लाइफ उस बच्चे के अंदर रहती है, जिससे उसको इन फ्यूचर कभी भी बैक्टीरिया से, उस पार्टिकुलर बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है वो नहीं होगी। बैक्टीरियल जो अपने वैक्सीन है, डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, टिटनस है, टीबी की BCG वैक्सीन है, ये बैक्टीरिया की है, यानी ट्यूबरकुलोसिस की भी है, पर्टूसिस की भी है, टिटनस की भी है, ये बैक्टीरियल है। इसके अलावा हम जो पोलियो है उसकी OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन है। अब कोविड-19 जो चला हुआ है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, उसकी भी वैक्सीन में जो
पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं और आई होप कि वो इसके अंदर उसी वायरस का यूज कर रहे हैं और वो इंट्रोड्यूस कराएंगे बॉडी में, जिससे सभी जो लोग हैं उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। किसके अगेंस्ट? जो कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट। तो इस तरीके से वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है और वैक्सीन को प्रिपेयर करने के बाद वो बच्चों को दी जाती है ताकि वो इन फ्यूचर उस डिजीज से अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से वैक्सीन है वो दी जाती है। नेक्स्ट आता है कि इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अब सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया है। एक तो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। ये दोनों ही राइजोबियम बैक्टीरिया की पहले हम बात कर लेते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनोस प्लांट है। अब लेग्यूमिनोस प्लांट कौन से होते हैं? लेग्यूमिनोस प्लांट जो कि जिनकी रूट के अंदर गांठें होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं। इस तरीके से ये नोड्यूल्स हैं। ठीक है, रूट नोड्यूल्स हो उन्हें लेग्यूमिनोस फैमिली कहते हैं। जैसे ग्रैम है, यानी चने का जो ग्रीन ग्रैम, हरे छोले अपने लाते हैं, उनकी रूट अगर हम ढंग से देखें तो उनके अंदर क्या होते हैं? गांठें होती हैं छोटी छोटी। उन गांठों को हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं और उनके अंदर अगर हम स्लाइड बनाएं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उनके अंदर बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया है ये लेग्यूमिनोस प्लांट यानी ग्रैम प्लांट की रूट्स में रहता है। क्या फायदा क्या है इसका? कि ये इन्वायरमेंट में मिलने वाले जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। अब नाइट्रेट और नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक गैस है और कोई भी प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकता। नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में यूज कर सकता है, लेकिन प्लांट खुद नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं करता। इसके लिए उसे हेल्प चाहिए। अब ग्रैम प्लांट या लेग्यूमिनोस प्लांट जो है उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रेट, या नाइट्रेट को आप नाइट्रोजन कंपाउंड भी लिख सकते हैं। अब ये नाइट्रेट प्लांट को मिलेगी, प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट के अंदर ज्यादा प्रोटीन है वो उसका फॉर्मेशन होगा। यानी प्लांट को नाइट्रेट क्यों चाहिए? ताकि वो प्रोटीन का क्या कर सके? फॉर्मेशन कर सके। वो जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। और नाइट्रोजन जो है वो प्लांट नहीं ले सकता। क्या ले सकता है? नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या है? नाइट्रोजन का कंपाउंड है। और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट कर सकता है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि रूट्स के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी कुछ प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के अंदर होती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो भी नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करती है? नाइट्रेट में। और प्लांट को वो अवेलेबल होती है जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है और प्लांट प्रोटीन का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या है? यूज है। अब क्या यूज है? कौन करते हैं क्लीन? बैक्टीरिया एंड फंगस। बैक्टीरिया एंड फंगस जो है वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट के अंदर क्या है? कोई एनिमल है वो डेड हो गया है, कोई प्लांट है उसकी लीव्स गिर गई हैं, तो उनको वहां पे वो पड़े नहीं रहते हैं, धीरे धीरे वो डीग्रेड होते हैं, सड़ते हैं। यानी सड़ाने का काम या डीग्रेड करने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया और फंगस।
धीरे धीरे उनकी बॉडी में से स्मेल आती है, धीरे धीरे वो डीकम्पोज होते 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 लगभग 1 ईयर या कुछ मंथ्स के अंदर वो वापस सोइल के अंदर मिल जाते हैं और इन्वायरमेंट एकदम क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या, हमने 2 पोट लिए हैं, दोनों पोट्स के अंदर हमने सॉइल भर दी है। एक पोट के अंदर हमने कुछ पील्स, फ्रूट वेजिटेबल्स के पील भर दिए हैं। दूसरे पोट के अंदर हमने पॉलिथीन, ग्लास के पीसेस ये डाल दिए हैं और दोनों को हमने गीला करके रख दिया है। लगभग 2-3 मंथ्स के बाद देखते हैं तो जो फ्रूट पील्स और वेजिटेबल्स पील्स हैं वो बिल्कुल ब्लैकिश कलर में होके मिट्टी में मिल जाते हैं, डीग्रेड हो जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस उन पे अफेक्ट कर जाते हैं। जबकि पॉलिथीन, ग्लास के पीसेस हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, उन पे बैक्टीरिया या वायरस जो है वो अटैक करके उन्हें डीकम्पोज नहीं कर सकते। तो ये 2 यूजेज हुए, एक तो फर्टिलिटी, दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के अंदर इसका यूज किया जाता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज पैदा करते हैं ह्यूमन के अंदर, उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैथोजेंस। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमन इज कॉल्ड पैथोजेंस। उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। और पैथोजेंस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ कुछ भी हो सकते हैं। और डिजीज जो है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन सी डिजीज जो है वो ह्यूमन में ये करते हैं? एड्स, चिकन पॉक्स, टीबी, कोविड-19 और ये इस तरीके की डिजीज जो है वो ह्यूमन के अंदर फैलाते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि पैथोजन क्या है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस हैं और ये ह्यूमन के अंदर डिजीज है वो फैलाते हैं और ह्यूमन इनसे क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। और अलग अलग तरीके की जो डिफरेंट डिजीज हैं वो सारी की सारी पैथोजन के थ्रू स्प्रेड होती है। उनमें आता है कम्युनिकेबल डिजीज। अब कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज किन्हें कहा जाता है? जो एक पेशेंट से हेल्दी पर्सन के अंदर स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। अगर हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं तो उससे हेल्दी पर्सन में भी वो डिजीज आ जाती है। जैसे आजकल अपने देख रहे हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के थ्रू ये जिस अफेक्टेड पर्सन है और उससे हेल्दी पर्सन के अंदर क्या हो जाती है? कैरी हो जाती है। तो इसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी जो है वो भी कफिंग या स्नीजिंग कोई पर्सन करता है तो उससे उसके बैक्टीरिया जो है वो एयर में आ जाते हैं और हेल्दी पर्सन जो है उसके बॉडी में वो एंटर होके उसे भी वो पेशेंट बना देते हैं। अब आता है कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो स्प्रेड कैसे होती हैं, फैलती कैसे हैं। नंबर 1 आ जाता है एयर के थ्रू। अगर किसी पर्सन ने स्नीजिंग या कफिंग की है जिसको कि कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसके जो माउथ और नोस्ट्रिल से निकलने वाले जो बैक्टीरिया या वायरस हैं वो एयर में फ्लोट कर जाते हैं, हेल्दी पर्सन उनके कांटेक्ट में आ जाता है और वो भी इससे अफेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा दूसरा क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज जो है, अगर हम पेशेंट के साथ रह रहे हैं, उसका कॉम्ब, टॉवल या यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह यूज कर रहे हैं तो भी हम इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। थर्ड है हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है, घरेलू मक्खी, उससे भी क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज है, एक जगह से दूसरी जगह फैलाई जा सकती है। तो ये कुछ मेथड्स थे। इसके अलावा अगर हम एक ही सिरेंज का यूज कर रहे हैं, यानी सिरेंज क्या चीज होती है? इंजेक्शन जब हमें लगाया जाता है, मेडिसिन एक बोतल के अंदर होती है और जो निडल वाली जो चीज है वो उसे हम सिरेंज कहते हैं। उस सिरेंज के आगे निडल लगी हुई है, वो निडल एक किसी पेशेंट के लगी, उसी निडल का हमने यूज किया तो पेशेंट के वायरस जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर निडल के थ्रू क्या हो जाएंगे? कैरी हो जाएंगे। इस तरीके से
3 या 4 मेथड्स हैं, उनसे जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलती है। फिर आता है कि हमें प्रिकॉशन क्या रखने चाहिए, कम्युनिकेबल डिजीज से हम बच कैसे सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशंस ये हैं कि अगर कोई भी पेशेंट है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज है तो हम उससे थोड़ी दूरी बना के रखें, और कंटेमिनेटेड एयर या पानी है, गंदा पानी है तो उससे हम अवॉइड करें। वेंडर्स के पास जो ओपनली चीजें रखते हैं, गोलगप्पे वगैरह जो ओपन पड़े रहते हैं जिन पे फ्लाइज आती रहती हैं, उनसे हम क्या करें, उनको अवॉइड करें। तो इस और सिरेंज जो है हर बार न्यू लें। तो इस तरीके से 3-4 मेथड्स है, इनसे हम कम्युनिकेबल डिजीज है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है कि डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके कैरियर्स क्या है, यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी कौन करता है, कैरियर्स यानी कैरी कौन करता है। तो 2 कैरियर है। कैरियर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह बैक्टीरिया, वायरस इनको ले जाने वाले, उन्हें हम कैरियर्स कहते हैं। इनके अंदर फर्स्ट आता है हाउस फ्लाई, और सेकंड आता है मॉस्किटो। तो हाउस फ्लाई है, ये एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है। क्यों? क्योंकि हाउस फ्लाई की लेग्स जो हैं इस तरीके से लेग्स हैं, और इन लेग्स के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये लेग्स के ऊपर हेयर है। जब ये हाउस फ्लाई किसी कॉन्टेमिनेटेड गंदी चीज के ऊपर जो बैक्टीरिया से रिच है, वायरस से रिच है, उसके ऊपर बैठती है, तो जो बैक्टीरिया या वायरस इन हेयर से अटैच हो जाते हैं, और वहां से ये कैरी करके और अपने जो फूड पड़ा है ओपन खुला है उसके ऊपर जब मक्खी बैठती है तो बैक्टीरिया और वायरस उस फूड के ऊपर आ जाते हैं, उस फूड को हम खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जाके वो इन्फेक्शन करके हमें वो पेशेंट बना देते हैं, डिजीज हमें हो जाती है। इसके अलावा मॉस्किटो जो है इससे मलेरिया, डेंगू ये कुछ डिजीज होती हैं, और जो मलेरिया, डेंगू वगैरह जो डिजीज है वो मॉस्किटो के बाइट करने से होती है, और इससे हम क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ हाउस फ्लाई के बाद मॉस्किटो भी एक करियर का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह डिजीज को कैरी करता है, इनसे भी बीमारियां हैं वो फैलती हैं। तो मलेरिया डिजीज जो है, मलेरिया डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या मलेरिया किससे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। आप कहेंगे प्लाज्मोडियम से। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। और मलेरिया को स्प्रेड कौन करता है, कैरी कौन करता है? फीमेल एनोफ्लीज, मॉस्किटो। ये मॉस्किटो का नेम है, फीमेल एनोफ्लीज। फीमेल एनोफ्लीज की सलाइवा के अंदर यानी मुंह के अंदर प्लाज्मोडियम रहता है, मेल में नहीं रहता, ओनली एंड ओनली फीमेल एनोफ्लीज में। बाकी किसी भी मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं करता, ओनली फीमेल एनोफ्लीज के अंदर ये सर्वाइव करता है। जब ये किसी पर्सन को बाइट करती है तो ये प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और उसे मलेरिया डिजीज हो जाती है। फिर आता है एक और मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो से डेंगू या डेंगी जो डिजीज है वो हो जाती है। अब बात आती है कि हाउस फ्लाई, और हाउस फ्लाई को हम किस तरीके से रोक सकते हैं वो डिजीज को कैरी ना करें। तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा हाइजेनिक इन्वायरमेंट रखें, साफ सफाई रखें, नंबर 1। नंबर 2, जो भी चीजें हैं, फूड है हमारा, उसे कवर करके रखें। नंबर 3, ऐसे कुछ इंसेक्टिसाइड्स या कुछ ऐसी हाउस फ्लाई को मारने वाले जो मेडिसिन हैं उनका हम घरों के अंदर यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जो
इलेक्ट्रिकल जो हाउस फ्लाई को किल करने वाली डिवाइस है उसका भी हम घरों के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर बात आती है मॉस्किटो। मॉस्किटो जो है उसकी हम पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या उसे मार सकते हैं या उससे बच सकते हैं। तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो अपने घरों में गुड नाइट या अलग अलग ब्रांड से हम यूज करते हैं, हमें उनका यूज करना चाहिए। इसके अलावा कुछ क्रीम्स हैं उनका यूज भी हम मॉस्किटो से बचने के लिए कर सकते हैं। और जहां भी हमारे पानी इकट्ठा होता है, वाटर जहाँ पे इकट्ठा है जहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, उन पे हम कुछ इंसेक्टिसाइड डाल के या ऑयल डाल के, केरोसिन ऑयल, हम मॉस्किटो की पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और इन हार्मफुल डिजीज से हम बच सकते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक है वो यहीं एंड करते हैं अपने, और लगभग आधे से ज्यादा ये लेसन हो चुका है। आप वीडियो को देखें, समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।